हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चे हमारे वीडियो देखते रहते हैं और उन्होंने बताया कि सर स्टैटिक जीके में थोड़ा हमारे ये टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट वगैरह बता दीजिएगा। तो हम आपके लिए जैसे कि वन लाइनर में समझिए, वन लाइनर में ही है, स्टैटिक जीके का है और आप लोग देख लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप लोग बढ़िया से भैया नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जब स्टार्ट हुआ करेगी तो आप लोग तुरंत लाइक कर दिया करिए। ऐसा ये होता है कि भैया आप लोग बाद में लाइक करना चाहते हैं भूल, ठीक है, तो पहले लाइक कर दिया करिए, बाद में वीडियो देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन लाइनर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, ये विश्व स्तर के हम ज्वालामुखी लेकर के आपके लिए लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इसमें इन ज्वालामुखियों में क्या भैया पढ़ेंगे, विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है, किस देश में है, ये इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है भैया, इटली में है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। कहाँ पे है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है भैया। और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में है, इंडोनेशिया में है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में है, पाकिस्तान में है। चिम्बराबो ज्वालामुखी कहाँ है, इक्वाडोर में है। क्लियर। इसी तरह से माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है, ये इटली में है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है, हवाई द्वीप में है। दामवंद ज्वालामुखी किस देश में है, ईरान में है। ठीक, इसको देवबंद भी बोल देते हैं, कहीं कहीं एग्जाम में आ जाएगा कि देवबंद ज्वालामुखी किस देश में है, तो आपको क्लियर होना चाहिए देवबंद और दामवंद सेम एक ही चीज है, ईरान में है। माउंट मेरापी ये ज्वालामुखी कहाँ पे भैया, ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। इसी तरह से किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये तंजानिया में है। कहाँ पे है, तंजानिया में है किलिमंजारो ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप इतने अगर ज्वालामुखी हम आपके लिए लेके आए हैं, इतने ज्वालामुखी, तो इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आएंगे ज्वालामुखी से अगर कोई क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ से फिर नहीं जाना है कहीं पे, एक या दो क्वेश्चंस ज्वालामुखी से संबंधित यहीं से आ जाएंगे। ठीक, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें पूरा आपका भैया विश्व भूगोल ही तो पूछ नहीं लेंगे। विश्व भूगोल में अगर पूछेंगे, एग्जामिनर के दिमाग में आ गया हाँ भाई ज्वालामुखी पूछ लिया जाए तो पूछ लेगा, तो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह से स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, लिपारी द्वीप में है। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है भैया, तो ये लिपारी द्वीप में है। ये क्या कहते हैं इसको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये मतलब हर समय एक्टिव, इतना मतलब फटता रहता है, तो यहाँ से धुआंरे आते रहते हैं और क्या कहते हैं आग के गोले आते रहते हैं, तो प्रकाश हर समय, बिजली वगैरह, लाइट वगैरह, प्रकाश वगैरह बना रहता है उसमें भूमध्य महासागर में। इसीलिए इसको भूमध्य महासागर नहीं, भूमध्य सागर। तो इसीलिए इसको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्लियर। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो भैया जो ज्वालामुखी है ये चिली में है। ओजस डेल सलाडो ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सलाडो है, जो कि चिली और अर्जेंटीना देश के बीच से की सीमा रेखा पे पड़ता है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा रेखा पे पड़ता है ओजस डेल सलाडो। इसी तरह से फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ का है, जापान का है। और किलायू ज्वालामुखी ये अमेरिका के हवाई द्वीप में पड़ता है। अमेरिका के हवाई द्वीप में जो किलायू ज्वालामुखी पड़ता है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछ ले पूरे विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू ज्वालामुखी है भैया। और फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है, चिली में पड़ता है। क्लियर। अगर यहाँ पे मैंने भारत के जो ज्वालामुखी हैं हमारे अंडमान निकोबार में, उनका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि जिन चीज़ों का हम उल्लेख करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देने से आपको ये फायदा रहेगा कि बोर्ड पे हम कम चीज़ें लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन पे जब ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। तो नारकोडम और बैरम ये हमारे भारत के ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। ठीक है, नारकोडम और बैरम। तो अगर हम ज्वालामुखी की प्रकृति पढ़ाएं, वोल्केनो अंग्रेजी में कहते हैं, अगर इनकी हम प्रकृति पढ़ाएं, माउंट एटना कैसा है, माउंट सिनाबुंग कैसा है, तो फिर हमको इसको डिटेल में जाना पड़ेगा, तो ये टॉपिक वाइज हो जाएगा। बट हमको स्टैटिक में पढ़ना है तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये ज्वालामुखी किस देश में पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, अगला एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि विश्व की जो घाटी होती हैं,
ठीक है, विश्व की जो घाटी होती हैं उन घाटियों से कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे लॉयर घाटी किस देश में है, तो ये कहाँ पे भैया, फ्रांस में है। पो घाटी कहाँ पे है, इटली में है। पो घाटी से याद आ रहा है, जो पो नदी है उसको इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी एक इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। इसी तरह से स्वात घाटी जो है, स्वात घाटी कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। चितवन घाटी कहाँ पे है भैया, ये नेपाल में है। चितवन घाटी कहाँ पे है, नेपाल में है। इस तरह से किंग घाटी कहाँ पे पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। पंजशीर घाटी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजशीर रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है ये घाटी, इसका पूछ चुके हैं कि पंजशीर घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो ये अफगानिस्तान में पड़ती है। इसी तरह से चितवन घाटी कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। टेलर घाटी ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। टेलर घाटी अंटार्कटिका महाद्वीप में। टेलर घाटी कहाँ, अंटार्कटिका पे पड़ती है, टेलर घाटी अंटार्कटिका। और सिलिकॉन घाटी जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ये कहाँ पे है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे भैया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान, चितवन घाटी नेपाल, पो घाटी इटली। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग लिख नहीं रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन को या हमारी आवाज को बराबर सुनते रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक सिर्फ एक बार ही करना होता है, ठीक है भैया, डबल करेंगे तो वो लाइक नहीं माना जाता है। फिर घास के मैदान हम लोग थोड़ा देख लें। जैसे घास के मैदान का मतलब होता है किस महाद्वीप में या कौन से देश में कौन सी घास ज्यादातर पाई जाती है। जैसे अपने वहाँ बांस है, ये बांस पाया जाता है सबसे ज्यादा असम में। ये एक घास कुल का पौधा है, यानी कि सबसे बड़ी जो घास होती है वो बांस होती है, ये भी एक घास ही होती है। इसी तरह से जो डाउन्स घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान, ठीक है भैया। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पे, अर्जेंटीना में। कैंपास कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी तरह से लानोज कहाँ पे पाए जाते हैं, वेनेजुएला में घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी तरह से प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरी और उत्तरी रिलेट करके याद कर सकते हैं। सवाना पूर्वी अफ्रीका, इट मीन्स तंजानिया वगैरह, तंजानिया में और इस तरह से ये पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपीज यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो यहीं से आ जाएगा कि घास के मैदान। अगर कोई ये क्वेश्चन बनता भी है तो यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देख के जाएंगे एग्जाम में, पूरी तैयारी के साथ जाना है, अच्छे से रिविजन करके जाना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थल। क्या देखते हैं भैया, मरुस्थल। मरुस्थल से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो हम इंपॉर्टेंट मरुस्थल यहाँ पे लिख के लाए हैं। आप बढ़िया से रिवीजन करके उनका देख लीजिएगा और अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सभी लोग जानते हैं, ये सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। विश्व में जो सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है ये कौन सा है भैया, ये सहारा मरुस्थल है। इसी तरह से सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा वो मरुस्थल जिसपे जनसंख्या निवास करती है ज्यादातर, तो ये थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल ये हमारा जो मध्य एशिया पश्चिम एशिया के साइड में हमारा थार मरुस्थल है। इस मरुस्थल पे जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के निवास करने का जो जनघनत्व है वो 83 है, यानी कि 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बाकी के जो जैसे मरुस्थल है वहाँ पे 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और जो हमारा थार मरुस्थल है यहाँ पे 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा मरुस्थलों के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो मरुस्थल है जहाँ पे आबादी रहती है, सब आबादी ऐसा मरुस्थल जिस मरुस्थल पे सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती हो वो हमारा थार मरुस्थल है। क्लियर भैया। आगे देखते हैं काराकुम। काराकुम मरुस्थल तो बहुत ही पूछा जाता है, ये तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम मरुस्थल। इसी तरह से तकलामाकन। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ है, चीन में है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तकलामाकन मरुस्थल ये चीन में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है भैया, अमेरिका में है। सोनोरन मरुस्थल अमेरिका में है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ पे है, ईरान में है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में है। इसी तरह से गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, ये मंगोलिया में पाया जाता है। गोबी कहाँ पे पाया जाता है, गोबी कहाँ स्थित है, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है भैया, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसी तरह से ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी एक भी नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन ये मरुस्थल कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसमें से अगर आप कोई इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है,
तो आपको बता देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें काराकुम, सबसे इंपॉर्टेंट काराकुम मरुस्थल हो सकता है, देन आफ्टर गोबी मरुस्थल हो सकता है, देन आफ्टर तकलामाकन हो सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काराकुम मरुस्थल हो सकता है, अटाकामा मरुस्थल भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काराकुम मरुस्थल है। ये बहुत ही पूछा जा चुका है, तुर्कमेनिस्तान में है। फिर देखते हैं जैसे भैया कुछ देश हैं, उन देशों जैसे आज की देश भौगोलिक नाम उनका अलग है दृष्टिकोण से देखा जाए, मतलब कुछ देशों का नाम आज अलग है, पहले उनका नाम कुछ और हुआ करता था। ठीक है, तो परिवर्तित नाम हो गए हैं, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो परिवर्तित हो रही हैं, कुछ नाम ऐसे जो परिवर्तित होकर के नया नाम क्या बना। जैसे जापान, जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पन, तो जापान का पुराना नाम निप्पन हुआ करता था। इसी तरह से ईरान का जो पुराना नाम था वो फार्मोसा हुआ करता था, ईरान का पुराना नाम फार्मोसा था। ईरान का पुराना नाम पर्सिया हुआ करता था, ईरान का पुराना नाम पर्सिया होकर था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इराक है भैया, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, इराक। यानी कि फार्मोसा किसका नाम था, फार्मोसा किसका, अब ये इराक का पुराना नाम क्या था, फार्मोसा था, इराक का पुराना नाम फार्मोसा था। और पर्सिया का जो पुराना नाम था वो, पर्सिया किसका पुराना नाम था, ईरान का था। मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम था, इराक का। एक मिनट, सॉरी फॉर, बहुत भारी मिस्टेक हो गई है, आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हुई है, ये है ताइवान, वही हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा। ठीक है, तो जो ताइवान का पुराना नाम था भैया, इसके लिए हम छोटी सी माफ़ी चाहते हैं, ठीक, क्योंकि छोटी सी ही माफ़ी चाहते हैं। ताइवान का पुराना नाम क्या था, फार्मोसा, और इराक का पुराना नाम क्या था, मेसोपोटामिया। ईरान का पुराना नाम क्या था, पर्सिया। मलाया, मलेशिया का पुराना नाम क्या था, मलाया। गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है, घाना। ऐसे पढ़ लेते हैं हम। जापान का पुराना नाम निप्पन, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा, ईरान का पुराना नाम पर्सिया, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, मलेशिया का पुराना नाम मलाया, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। क्लियर, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम, श्याम। कंबोडिया का पुराना नाम कपूचिया, ठीक है भैया। नीदरलैंड का पुराना नाम हालैंड, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। तो ये ऐसे देश हैं जिनके नाम परिवर्तित हो गए, पहले इनको किसी दूसरे नाम से जाना जाता था, वर्तमान में अब किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। इसी तरह से इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि किस जगह को कौन सा नाम दे करके हम लोग संबोधित करते हैं, या उसको हम लोग क्या वर्तमान में कह रहे हैं। जैसे कहा जाता है नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो नील नदी का वरदान भैया मिस्र को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं, जो कि इटली की राजधानी है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, भूटान को कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा नहरें किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। अगर नदियों का देश पूछे, सबसे ज्यादा नदियां किस देश में है, तो भैया बांग्लादेश में है। इसी तरह से विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है, जिसकी राजधानी है हवाना। और यहाँ पे सिगार उद्योग, वो जो सिगार होता है वो यहीं पे बनता है। दुनिया में एक ही जगह सिगार बनता है, वो कहाँ, हवाना में बनता है। हवाना किसकी राजधानी है, क्यूबा की राजधानी है। तो क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूरोप का रोगी किस देश को कहते हैं, तुर्की को कहा जाता है, जिसका वर्तमान में नया नाम तुर्की हो गया है। ठीक है भैया। एशिया का रोगी किस देश को कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। इसी तरह से अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोचीन को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। अगर पूछे एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है। ओसाका कहाँ पे है, जापान में है। और मैनचेस्टर नाम का एक शहर है लंदन, इंग्लैंड में, जहाँ पे सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उद्योग रहता है, यानी कि सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, इसीलिए मैनचेस्टर 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 इसका नाम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग है, और उत्तर भारत में कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग है, और एशिया में सबसे ज्यादा जापान के ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग है। इसीलिए इनको मैनचेस्टर मैनचेस्टर के नाम से बोल दिया जाता है। क्लियर भैया। फिर पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, मसूरी को कहते हैं। चीन का शोक किसे कहा जाता है, ह्वांगहो नदी को कहा जाता है।
जिस तरह से बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, इसी तरह से हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। जिस तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि वो बाढ़ सब ले आती है उसमें और सब डुबो के रख देती है। ठीक है भैया। इसी तरह से स्थलरुद्ध देश, अब हम थोड़ा देख लेंगे कि स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं। ये हैं तो बहुत सारे, एशिया में ही हमारे कम से कम 45 देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध 43 ऐसे देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं हमारे एशिया महाद्वीप में। लेकिन हमको सब टोटली देख लेना है कितने कितने हैं। स्थलरुद्ध देश का मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब कि जिन देशों की सीमा रेखा किसी दूसरे देश से ही लगती हो, यानी कि उस देश की सीमा रेखा किसी समुद्र या किसी सागर या किसी महासागर या किसी से इस तरह से टच ना करती हो, यानी कि उनका चारों तरफ का एरिया स्थलरुद्ध हो, यानी कि स्थल से घिरा हो। जैसे अपने भारत का 3 तरफ से इस जल से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, और एक तरफ से स्थल से है। ठीक है, तो इसीलिए कहने का मतलब हमारा ये है भैया, जो स्थलरुद्ध देश हैं उनके थोड़ा नाम देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा स्थलरुद्ध देश है या इसमें से कौन सा स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो जो रिपीटेड हैं, जो मतलब पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो हम आपके लिए लाए हैं। तो भूटान जो है स्थलरुद्ध है, लाओस स्थलरुद्ध है, नेपाल स्थलरुद्ध है, मंगोलिया स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने हैं ये सब स्थलरुद्ध देश हैं। किर्गिस्तान ये भी स्थलरुद्ध देश है। अजरबैजान ये भी स्थलरुद्ध देश है। बेलारूस स्थलरुद्ध देश है। नाइजर, बोत्सवाना, बोलीविया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान, ये सब स्थलरुद्ध देश हैं। अगर पूछा जाए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है भैया, तो वह है कजाकिस्तान। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो स्थलरुद्ध देश है वह है हमारा कजाकिस्तान। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है। ये एक कटक है, कटक मतलब एक समुद्र में कटक टाइप के एक बनता है। तो बताइए कि 90 ईस्ट रीज ये किस महासागर में पाया गया है, या 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये छोटी सी स्टैटिक जीके की क्लास अच्छी लगी होगी, जिसके लिए आप लाइक जरूर करिएगा, ज़बरदस्ती करा लेंगे, लाइक कर लीजिएगा। और इसके लिए हमको टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू भैया हमारी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।